नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 195 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अधिकृत किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में 39 स्वर्ण सहित कुल 116 पदकों के साथ हरियाणा आया शीर्ष पर। मैक्सिको में युवा भारोत्तोलन विश्व प्रतियोगिता में भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने रजत पदक जीत लिया है और कटक में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 12 ओवर में 3 विकेट पर बनाए 87 रन। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ ही दिन बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि योग के कई फायदे हैं। उनका यह भी कहना था कि योग प्राचीन भारतीय परंपराओं का एक मूल्यवान उपहार है। दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस महीने की 21 तारीख को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देश का युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान भी कर रहा है। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता से लेकर खेलों तक सभी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के युवाओं का परचम दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति नए भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए आवश्यक हर पहल की गई है और इसमें नई शिक्षा नीति, आईआईटी और आईआईएम का विस्तार, नए स्टार्टअप्स तथा यूनिकॉर्न और खेलो इंडिया भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी के दौरान भारत विश्व फार्मेसी के रूप में उभरकर सामने आया। भारत ने विश्व के कई देशों, विशेषकर अफ्रीकी देशों को दवाइयों और वैक्सीन की आपूर्ति करके सद्भावना अर्जित की। इस वर्ष अप्रैल में भारत और अन्य क्वाड देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने वैक्सीन साझेदारी के अंतर्गत थाईलैंड को भारत में निर्मित 2 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक सौंपी। टोक्यो में हाल में क्वाड देशों की शिखर बैठक में इस समूह के देशों के नेताओं ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोविड महामारी से निपटने में भारत द्वारा की गई मदद की कई विश्व नेताओं ने सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान 150 से अधिक देशों को किफायती दर पर दवाओं की आपूर्ति की और 100 से अधिक देशों को कोविड टीके भी उपलब्ध कराए। इंडिया के लिए स्वास्थ्य एक कभी कॉमर्स नहीं रहा, कॉमर्स बाद में रहा। पहले हमारे लिए वो सेवा रही।
हमने हेल्थ को हमेशा सेवा के साथ देखा और इसलिए ही जब कोविड क्राइसिस चल रहा था मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके कहा दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और ऐसी स्थिति में हमने लॉकडाउन होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग करवा के देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करके और मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा कि उस वक्त हमने प्राइस हाइक नहीं किया और हमने क्वालिटी के साथ भी बार्गेनिंग नहीं किया, दुनिया को मदद की थी। कोविड महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन ने 2,17,000 से अधिक उड़ानों में लगभग 1,83,00,000 फंसे भारतीयों को वापस लाने में मदद की। सरकार ने समय समय पर युद्ध प्रभावित देशों से भी अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक निकालने की कार्रवाई की है। ऑपरेशन गंगा के तहत इस साल की शुरुआत में 22,500 से अधिक भारतीय यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाए गए। ऑपरेशन राहत के तहत 2015 में 4,700 से अधिक भारतीयों को यमन से सुरक्षित स्वदेश लाया गया। श्वेता कुमारी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। देश में अब तक 195 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के सामूहिक प्रयासों के कारण इतनी बड़ी संख्या में टीके लगाकर सुरक्षा कवच हासिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शिक्षा में नवाचार और प्रोफेशनल प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद IRMA ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। गुजरात के आणंद में संस्थान के 41वें दीक्षांत समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रबंधकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस देश के ग्रामीण विकास को गति देना, इस देश के अर्थतंत्र में ग्रामीण विकास को कंट्रीब्यूटर बनाना और ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में रहते हुए हर व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाना, ये करे बगैर ये देश कभी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता है। और आज जो विकसित होकर यहाँ से जा रहे हैं वो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो संस्कार यहाँ पर मिला है, जो शिक्षा यहाँ पर मिली है, अगर वो आत्मा के अंदर बसा लेते हो, कहीं पर भी काम करिए, आप जीवन भर ग्रामीण विकास को समर्पित रहिए। गृहमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर ही ग्रामीण विकास किया जा सकता है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 8 वर्षों में सर्वांगीण ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक संपूर्ण ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, इसकी कल्पना देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया है। गांव का विकास अकेले नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता, गांव का विकास नहीं होता है। जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तब तक गांव का विकास नहीं होता है। तो व्यक्ति का विकास करना, उसके जीवन को सुविधापूर्ण बनाना, गांव का विकास करना और क्षेत्र का विकास करना, तब जाकर ग्रामीण विकास की एक कल्पना पूरी होती है। व्यक्ति, गांव और क्षेत्र तीनों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल के लिए बहुत कुछ काम किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम खोड़ा भाई रूपाला ने कहा है कि केंद्र सरकार निर्धनों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश के वंचित वर्गों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। श्री रूपाला ने आइजोल स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज में पीजी बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन करते समय ये बात कही। श्री रूपाला ने कहा कि मिजोरम के किसान कीटनाशकों और गैर जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना जैविक खेती कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। दृढ़ संकल्प के साथ विश्व स्तर पर बुलंद छवि गढ़ रहा है भारत। करदाताओं के मजबूत इरादों और निरंतर योगदान से सफलता का गगन चूम रहा है भारत। उन्नति के मार्ग पर सबको साथ लेकर चल रहा है भारत। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है,
तेज गति के विकास के लिए है। जी हाँ, देश के तेज विकास के लिए हम सबका निरंतर योगदान बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून तक जमा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। वो एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2022 तक अवश्य करें और देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अधिकृत किया है। पार्टी ने कहा है कि दोनों वरिष्ठ नेता एनडीए के सहयोगी दलों, यूपीए गठबंधन के दलों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और निर्दलियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से कर्नाटक और गोवा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु के राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को बेंगलुरु में वैकुंठ हिल, वसंतपुरा स्थित श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बुधवार को गोवा के नए राजभवन की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। इसकी रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर विशेष जोर दिया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट में सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इनमें वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विश्व व्यापार संगठन के आज से शुरू हो रहे 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंच गए हैं। ये सम्मेलन करीब 5 वर्ष के अंतराल के बाद हो रहा है। श्री गोयल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रयास रहेगा कि वार्ताओं के सकारात्मक और न्याय संगत परिणाम प्राप्त हों। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भारत की चिंताओं का समाधान होगा। इस वर्ष सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा और वार्ता होगी। इनमें कोविड महामारी पर विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडार व्यवस्था सहित कृषि से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आज श्रीनगर में प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी की स्थापना के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नए पद सृजित करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य जांच एजेंसी के क्षेत्र विभाजन के लिए जम्मू और कश्मीर का एक डिवीजन होगा, जिसका नेतृत्व एसएसपी रैंक का ही एक अधिकारी करेगा। राज्य जांच एजेंसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ समन्वय करने के लिए नोडल जांच एजेंसी होंगी, ताकि आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आज श्रीनगर के संगम क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया है। पुलिस के अनुसार यह आतंकवादी जम्मू कश्मीर पुलिस के गुलाम हसन डार और सैफुल्ला कादरी की हत्याओं में शामिल था। राजस्थान में अलवर में एमआईए औद्योगिक क्षेत्र में एक पॉलीमर फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग ने पास के 2 कारखानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। इस दौरान 2 कर्मी झुलस गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 195 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अधिकृत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में 39 स्वर्ण सहित कुल 116 पदकों के साथ हरियाणा शीर्ष पर। मैक्सिको में युवा भारोत्तोलन विश्व प्रतियोगिता में भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने रजत पदक जीता और कटक में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। राजस्थान में बूंदी के डोबरा महादेव मंदिर से चोरी हुई 4 भुजानाथ की मूर्ति बरामद हो गई है। ये मूर्ति 6 जून से मंदिर से गायब थी। मंदिर परिसर में पुजारी विवेकानंद का शव मिला था। पुलिस के अनुसार ये मूर्ति सवाई माधोपुर में किराए के एक मकान में छिपाई गई थी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का एक दल अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में हुए बदलावों की पहचान करने के लिए मंगलवार से राज्य का दौरा करेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि ये दल स्थानीय जनजातीय नेताओं से मुलाकात करेगा और अरुणाचल प्रदेश को किंवदंतियों और अनलिखे इतिहास के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले आस्था के स्थानों का पता लगाएगा। इस बारे में संस्कृति मंत्री और प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में नए नाम जोड़े जाने का सुझाव दिया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। वो अपने परिवार और लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी के साथ वहां गए थे। खेलो इंडिया युवा खेलों में आज तीरंदाजी की रिकर्व प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने लड़कियों और राजस्थान के कपिश सिंह ने लड़कों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फुटबॉल में तमिलनाडु की लड़कियों ने झारखंड को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में हरियाणा 39 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य सहित कुल 116 पदकों के साथ एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है। महाराष्ट्र 39 स्वर्ण और 35 रजत और 30 कांस्य पदकों सहित कुल 104 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक 21 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे, मणिपुर चौथे और केरल 5वें स्थान पर है। भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। मैक्सिको में आज आकांक्षा ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 127 किलोग्राम भार उठाकर ये पदक जीता। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आकांक्षा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि आकांक्षा के पदक जीतने पर देश को गर्व है। ओडिशा के कटक में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा मैच इस महीने की 14 तारीख को विशाखापत्तनम में, चौथा 17 तारीख को राजकोट में और आखिरी मैच 19 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक।
आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हेमचंद्र कानूनगो का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 जून 1871 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। 1908 के अलीपुर बम कांड में वे श्री अरबिंदो के साथ मुख्य आरोपी थे। वे कलकत्ता ध्वज का सृजन करने वालों में शामिल थे, जिसके आधार पर जर्मनी के स्टटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज फहराया। बरिंद्र कुमार घोष और अरबिंदो घोष के निकट सहयोगी हेमचंद्र कानूनगो गुप्त बम फैक्ट्री की स्थापना में विशेष रूप से सक्रिय रहे थे। बम बनाने का गुर सीखने के लिए वे पेरिस गए और इस यात्रा के लिए पैसे का इंतजाम उन्होंने कलकत्ता का अपना घर बेचकर किया। 1906 के अंत में वे मार्सिली पहुंचे तथा कुछ महीनों तक स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में क्रांतिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे। अंततः उन्हें पेरिस में रसायन शास्त्र के अध्ययन के दौरान एक सहयोगी मिल गया। उन्नीस 1908 में हेमचंद्र भारत लौटे। उनके साथ ट्रंक भरकर अत्याधुनिक तकनीकी साहित्य था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था बम बनाने की कला पर रूसी से अनुदित 75 पृष्ठ की जानकारी। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता के निकट मानिकतला में एक गुप्त बम फैक्ट्री शुरू की। इस फैक्ट्री के संस्थापक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो, अरबिंदो घोष तथा उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष। दो सदस्यों का एक आत्मघाती दस्ता मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेजा गया। हालांकि गलत लक्ष्य पर बम चलाने के बाद स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले आत्महत्या कर ली, लेकिन खुद ही रामबोस पकड़ लिए गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप हेमचंद्र कानूनगो की लगाई बम फैक्ट्री पर ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा और इसे बंद कर दिया। कुछ ही समय में लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए हेमचंद्र को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1926 में उनकी पुस्तक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में हेमचंद्र ने बंगाल में पहली सशस्त्र राजनीतिक क्रांति के इतिहास का विश्लेषण किया। 8 अप्रैल 1951 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अपूर्व सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो वर्ष 1932 में 12 जून को शहीद हुए थे। चटगांव के जनरल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क अपूर्व सेन क्रांतिकारियों के बीच भोला के नाम से जाने जाते थे। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद पुलिस फरार हो गए लोगों की तलाश में थी। एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कैप्टन कैमरून ने 12 जून 1932 को पटिया की सावित्री चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा, जहां जवाबी गोलीबारी में अपूर्व सेन मारे गए। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। 1857 में 12 जून को ही आजादी की लड़ाई के आंदोलनकारी सलामत अली, अमानत अली और शेख हारो ने अपनी तलवारों से लैस होकर कमांडेंट मेजर मैकडॉनल्ड के बंगले पर हमला किया था। उस समय मेजर मैकडॉनल्ड सर नॉर्मल लेस्ली और असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट के साथ चाय पी रहे थे। लेस्ली मौके पर ही मारा गया और अन्य दोनों अधिकारी घायल हो गए। तीनों आंदोलनकारियों को फांसी दे दी गई। इन महान देशभक्तों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि शुक्रवार से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू का प्रकोप कुछ कम हो जाएगा। अभी जो हीट वेव कंडीशन है मेनली पार्ट्स ऑफ दिल्ली में है, जैसे पश्चिम दिल्ली में, और उसके साथ साथ पंजाब हरियाणा का कुछ स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में भी 1 या 2 जगह पर, लेकिन मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में हीट वेव जो है खत्म हो चुका है। पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश का जो इलाका है कल प्री मानसून थंडरस्टॉर्म हुआ, इसलिए हीट वेव नहीं है। विदर्भ में भी नहीं है। अभी जो वार्निंग है यही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आज और कल 43 to 45 रहेगा। उसके बाद हीट वेव चला जाएगा और 16 जून के बाद ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसमें भी प्री मानसून थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। बहुत प्लीजेंट वेदर रहेगा और इस सीजन का जो मेजर स्पेल हीट वेव है यही ही लास्ट है जो कल खत्म हो रहा है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लू चलने और बिजली चमकने की संभावना है। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली चमकने का अनुमान है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। शाम तक बादल छा सकते हैं। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, ईटानगर, आइजोल, गंगटोक, अगरतला और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। बांग्लादेश नवगठित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री A.K. अब्दुल मोमिन ने बांग्लादेश के किसी गठजोड़ में शामिल होने को लेकर चीन की चेतावनी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। अमेरिका में हाल में हुई 2 सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं की वजह से सख्त बंदूक कानूनों की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने देश भर में एक रैली निकाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है और कांग्रेस से इस बारे में कानून बनाने का आह्वान किया है। 24 मई को टेक्सास के उवाल्डे में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुई गोलीबारी में 19 बच्चे और 2 वयस्क मारे गए थे, जबकि इससे पहले न्यूयॉर्क के बफेलो में हुई गोलीबारी की घटना में 10 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं के बाद अमेरिका में बंदूक नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत और रूस इस अवसर पर अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूस में 1991 में आज ही के दिन रूसी संघ की संप्रभुता की घोषणा को स्वीकार किया गया था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग दिवस मनाने और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है, एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 195 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है, देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अधिकृत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ शुरू और खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में 39 स्वर्ण लेकर कुल 116 पदकों के साथ हरियाणा शीर्ष पर। और 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने 18वें ओवर में 6 विकेट पर 117 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और IIMs का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है।
8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।